हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत से जुड़वा रहे हैं जो सहारनपुर से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रिकॉर्ड होल्डर हैं, समाजसेवी हैं और कृषि प्रधान क्षेत्र से आते हैं। आप हैं डॉक्टर राकेश छोकर जी। राकेश छोकर जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। छोकर साहब, हम जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के परंपरा है कि हम प्रश्नों की ओर चलते हैं जी। हम जानना चाहते हैं कि आपका जीवन, आपका बचपन कृषक परिवार में हुआ है, आपका जन्म कृषक परिवार में हुआ है, तो कृषि के क्षेत्र में आपकी प्रारंभिक जो बचपन आपका बीता है या प्रारंभिक जीवन की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई? आदरणीय, मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हूँ और मेरा बचपन उसी किसानी में बीता है जी। कृषि क्षेत्र से जुड़े रहे। बागवानी का क्षेत्र, सहारनपुर का परिक्षेत्र बागवानी का क्षेत्र माना जाता है, आम का, और एक फूलम, ये कहते हैं कि आलू बुखारा भी के रूप में एक क्षेत्र आता था जो उस क्षेत्र का जनक माना जाता था यह क्षेत्र। तो मैं उस भूमि से आया हूँ जो गंगा यमुना के बीच का ये दो क्षेत्र है। अपने आप को धन्य मानता हूँ वाह कि मैं ऐसी पवित्र और उपजाऊ भूमि से संबंध रखता हूँ। तो कृषि अपने परिवार का अभिन्न अंग रहा है, यही एक विरासत में मिला। तो ये तो मैं अपने आप के धन्य मानता था कि लोग जब कहते थे किसानों को अन्नदाता के रूप में कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ये कहूँ अपने आप को गौरवान्वित मैं खुद को महसूस करता था। और लेकिन जब देखते हैं कि जो आज कृषि को लेकर के व्यवस्थाएं हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं वो कुछ समस्याएं जो खड़ी हुई हैं, तो ये लगता है कि जीवन में कृषि ही से केवल हम सपनों की उड़ान नहीं भर सकते। तो वो कमी खली जरूर कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो अपनी औपचारिकताएं हैं जीवन को लेकर के, आर्थिक अक्षमताएं हैं, वो पूर्ण नहीं कर पाते केवल कृषि से। लेकिन कृषि का कार्य करते करते हम दूसरे फील्ड से सहायता से जुड़ सकते हैं, ये खूबी भी है। जी जी जी। कृषि के अलावा आप क्या क्या व्यापार या बिजनेस करते हैं आप? अभी तो परिवार तो दूसरा व्यापार करते हैं, दूसरे खानसारी उद्योग से लोग जुड़े हुए, जैसे कोलू वगैरह, इन सब से पहले एक जुड़ाव था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं लकड़ी का व्यापार चल रहा है। एक हमारे क्षेत्र में पॉपुलर बहुत आयत में पैदा होता है। पॉपुलर का जो पेड़ होता है जिससे प्लाई बनती है, वो अधिक मात्रा में उपजाऊ होता है। क्या बात है। वो उसके लिए कहीं ना कहीं साइड में वो बिजनेस करते हैं जी। साइड में भूसा है या पशुपालन का एक बहुत कृषि के साथ अक्सर रहता ही है, चलता है जी। वो बड़ी मात्रा में होता है, दूध का व्यवसाय होता है। तो इस तरह के कृषक इस तरह के साइड के अपने व्यवसायों से अब जुड़ा है। क्या बात है। ये कहे कि कृषि जो किसान है वो अब मवेशियों के साथ भी व्यापार में जुड़ गया है। बिल्कुल। चलिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से घर परिवार में एक नया सदस्य आता है बच्चे के रूप में, वो छोटा होता है, चलना सीखता है, पहचानना कोशिश करता है, ठीक उसी तरह से ये हमारी जो भारत माता की जो भूमि है, ये जो मिट्टी है जिसकी भीनी भीनी खुशबू से हम प्रफुल्लित होते हैं, जब वहाँ से एक किल्ला फूटता है, एक बीज एकदम से अंकुरित होता है, जब उसके एक या दो पत्ते आते हैं, फिर वो धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर हमें फल फूल और हमें खाने की सामग्री देता है, छाएं देता है। तो उसका जो एक किले से निकलना और एक उसका पेड़ बनना, एक वृक्ष बनना, वो आपने अपने आंखों से देखा है। बिल्कुल। उस दृष्टि को हमारे दर्शकों को बताएं, आपको कैसा फील होता है? वास्तव में कृषक परिवार में जन्म लेना ये तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ जी। और जब हम प्रकृति के साथ जीते हैं, उस प्रकृति को हम न्यूनतम स्थिति से और बड़े एक, जैसा कि आपने कहा है, एक छोटे से पौधे से और उसको बड़ा वृक्ष होते हुए देखते हैं, उसके चारों तरफ जो प्रक्रियाएं प्रकृति की होती हैं, तो वास्तव में वो अमूल्य धरोहर होती है जीवन की, कि वो धाती चंद लोगों को मिल पाती है। जो ये कहूँगा कि प्रकृति से जुड़ने का एक सौभाग्य किसान परिवार को जरूर मिलता है, किसान के बच्चों को जरूर मिलता है, जिसके लिए
बहुत लोग तरसते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। हम आगे बढ़ते हैं कि कृषि के क्षेत्र में आपके अनुभव कैसे रहे, या कोई विशेष घटना अच्छी या कम अच्छी रही हो कृषि के दौरान में, वो भी हमारे दर्शकों को साझा करें। कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि वो शारीरिक अक्षमता पे निर्भर करता है जितना भी, अब तो मशीनरी का युग आ गया, ट्रैक्टर आ गए। पहले हमने अपने बचपन में अपने पिता या अपने बड़े भाइयों को बैलों से खेत जोतते हुए देखा है, जी, हाथों से फावड़ों से खुदाई, ईंट गन्ने की खुदाई करते हुए देखा है। और देर रात को, भरी बरसात में, भरी दोपहरी में खेतों को सिंचाई करते हुए देखा है, नलकूप को चलाते हुए देखा है। तो वो एक शारीरिक ज़बरदस्त मेहनत का काम होता था। तो तब कहीं ना कहीं कुछ परिवार के सदस्य होते ही हैं कि वो इस शारीरिक मेहनत से जी चुराते, तो खेती से जी चुराने लगते थे। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें शामिल रहा, तो मैं दूसरी फील्ड की तरफ मुड़ा। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, ये तो बहुत मेहनत का काम है, कड़ी मेहनत का काम है। तो मेरा जो झुकाव बचपन से ही, मैं कहूँगा कि जब मैं प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण कर रहा था, तो जितनी हम कविताएं, इतना साहित्य, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते थे, तो लगता था ये जो हमें ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं लिख सकते। हमने हरिओम उपाध्याय को, सूर्यकांत निराला जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, इन सब को पढ़ा और एक निश्चय किया था उसी समय कि एक दिन ऐसा बनना है। वो ऐसा बन तो नहीं पाते, वो तो बहुत बड़ी शख्सियतें रही, लेकिन एक प्रयास अपना रहा है। क्या बात है, क्या बात है। छोकर साहब, आप कृषि परिवार से जुड़े हैं, जी। देहात कहें या गांव कहें, आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आप शहरीकरण से भी जुड़े हुए हैं जी। तो आपने, जो मैंने महसूस किया या जो मैंने पढ़ा है, या कभी देहात की तरफ हम गए हैं, तो वह महिलाएं, बच्चे और पुरुष खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं। जो पुरुष होते हैं या महिला होती हैं, सुबह 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ जाते हैं और खेतों में काम करते हैं, और फिर अपने मवेशियों के लिए भी भोजन की तैयारी करती हैं, अपने परिवार के लिए भी करती हैं। और जैसा आपने बताया कि बरसात में भी हमारे जो कृषि भाई होते हैं लगे रहते हैं। इसका अपोजिट शहर में देखते हैं तो महिलाएं कुछ भी काम नहीं करती हैं, या वो हाउस वाइफ होते हैं, या पुरुष भी जो है अपने वर्किंग होते हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करते, लेकिन वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काम करते हैं। लेकिन किसान हार्ड वर्क ज़्यादा करता है, मानसिक रूप से तो करता है जो उसके समझ में है, लेकिन शहर की उपेक्षा जो देहात के या गांव, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको शारीरिक बीमारियां कम होती हैं और शहरीकरण के लोगों को शारीरिक बीमारियां अधिक होती हैं। इसकी वजह क्या है, ये कारण क्या है? ये एक प्राकृतिक सत्य है जी। जब हम शारीरिक अक्षमता होती है हमारी, या शारीरिक कार्य करते हैं, तो शरीर का व्यायाम, या शरीर जिसे हम आज योग का रूप दिया है हमने, वो सब तय हो जाता है खेतों में। खेतों में मेहनत काम काज करते हुए वो सब तय, सब कुछ हो जाता है। मतलब ये कहें कि शरीर का सारा हिस्सा जो है ना एक्टिव रहता है काम करने में, और योगा जैसा कर ले हो जाता है, तो वो स्वस्थ रहते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। और जब हम मेहनत करते हैं, हम सांस लेते हैं, जितनी मेहनत करेंगे, जितने दौड़ेंगे, उतनी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी। और वृक्षों के जुर्मुट में हम रहते हैं, तो ऑक्सीजन के दाता हैं ही, तो निश्चित रूप से एक अच्छे स्वास्थ्य की। तो आप ये कहेंगे कि जो शहरी लोग हैं वो देहात से भी जुड़कर रहें, ताकि उनकी उम्र या आयु लंबी रहे। जी, ये तो अभी हमें जो वैश्विक आपदा कोविड के रूप में हमें देखने को मिली, इससे यही साबित हुआ कि हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की, और उसका नतीजा ये सामने आया, कोविड सामने आया। और तब आपने देखा होगा कि कितना पलायन शहरों से गांव की तरफ हुआ। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी है छोकर साहब। हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आपको देश ही नहीं, आप विदेशी संस्थाओं से जुड़े हैं, और वो संस्थाओं से आपको कई रिकॉर्ड हासिल हुए हैं, आपने रिकॉर्ड बनाए हैं। ये रिकॉर्ड बनाकर जो आपको प्राप्त होते हैं, इसमें आपको कैसा फील हुआ, और किन किन संस्थाओं में आपने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी। मेरा मन हमेशा ये रहा है कि मैं
अच्छी उड़ान भरूं, जी अच्छी से अच्छी ऊंचाई तक पहुंचूं। जी और असंभव कुछ भी नहीं होता जी इंसान के लिए। जब वो प्रयास करता है तो वो हर उपलब्धि, हर ऊंचाई छू सकता है। बिल्कुल। ये अपनी मित्र मंडली ऐसी रही है कि जी। कहीं ना कहीं वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे। जी 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 तो मैं यूएन से ही शुरू करता हूँ। जी यूएन के वॉलंटियर के रूप में भी मैं काम करता हूँ। जी और जितनी फूड समिट, हेल्थ समिट या दूसरे ऑनलाइन इवेंट यूएन के हुए हैं तो वो मैं अटेंड करता हूँ। वहाँ भाषा या दूसरी चीज़ें वो अवरोध नहीं बनती। जी 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 तो मैं वो अच्छा लगता है कि मैं वैश्विक सोच के साथ वैश्विक स्तर पर वाह, अपनी कोई सहभागिता निभाता हूँ। बहुत अच्छी बात। और बड़ी बात ये हुई, मेरा हौसला तब बढ़ा तो यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस साहब भी किसी समिट में थे तो हम लोग वो अटेंड की। क्या बात है। तो अच्छा लगता है कि हम ऐसी शख्सियतों के साथ, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसे वर्ल्ड मानता है, जी जी उनके साथ उनकी मीटिंग्स में हम लोग उपस्थित रहते हैं। हम्म, और बड़ी बात एक ये मेरे लिए गर्व की बात रही कि एक समिट के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद साहब का मेल मुझे मिलता है और उन्होंने मेरी जो हौसला अफजाई और समिट में उपस्थित होने का धन्यवाद दिया। तो वो मेरे लिए बड़ा सुनहरा मौका था और मेरा सीना चौड़ा हो गया कि ऐसी शख्सियतें वाह। आज मुझे याद करती हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने जो रिकॉर्ड हासिल किए हैं उन जी। रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताएं। ये रिकॉर्ड्स की कहानी तो मैं अक्सर सोचता था ये रिकॉर्ड कैसे बनते हैं। मेरे कई साथी रिकॉर्ड जी, बना जी, गिनीज जी। बुक में, लिम्का बुक में, जी। ये कैसे बनते हैं। तो मैंने उनसे बात करता था, थोड़ा बहुत जानकारी, वो आधी अधूरी जानकारी मिलती थी। जी लेकिन जैसे कोविड, वैश्विक आपदा कोविड का जो पीरियड आया, इसने बहुत चीज़ों को जन्म दिया है। बहुत नई चीज़ें सामने आई हैं उभर के। तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स का सिस्टम तब बहुत बड़े लेवल पे शुरू हुआ। तो मेरे एक मित्र थे प्रभु चौधरी, साहित्य में बड़ा एक बड़ा नाम है, वो एक संगठन चलाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना। तो वो उनकी मीटिंगें बहुत होती थी, ऑफलाइन मीटिंग होती थी। तो मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप ऑनलाइन मीटिंग करें, कैसे होगा। हमने वो सिस्टम किया कि जैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं तो वेबलाइन पे आइए, आप ऑनलाइन आइए और इसी तरह से करते हैं। जी तो वो कार्यक्रम शुरू हुए। उन्होंने लगातार बहुत सारे आयोजन किए, तो उनकी कवरेज में लगातार देता रहता था। लेकिन जब क्योंकि मैं एक उसमें ब्यूरो चीफ भी रहा पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, उन्हें भेजता था, वो बहुत सारे फोटो जाते थे। पहले तो सिंगल जाता था, वो कहते थे ये सब क्या भेज रहे हैं आप। लेकिन फिर भी उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, लगातार मेरे उन प्रोग्राम्स को पब्लिश किया। जी और वो इतने पब्लिश हुए कि वो एक रिकॉर्ड बन गया। क्या बात है। वो पहला रिकॉर्ड मेरा था। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उसे दर्ज किया। छोकर साहब, आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी काफ़ी जुड़ाव रहा है, उनके साथ का आपका अनुभव कैसा रहा, वो भी हमारे दर्शकों को साझा करें। बिल्कुल, जितनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, खासकर मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनसे जुड़ने का एक विशेष अनुभव तो होता है। हम देखते हैं कि वहाँ हम पूरे वैश्विक स्तर की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, पूरी धरातल की बात करते हैं, जी पूरी सृष्टि की बात करते हैं। तो उससे जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम वहाँ पूरी मानवता के लिए काम करने का हमें अवसर मिलता है। वाह। यूएन से मैं जुड़ा। यूएन से कहीं ना कहीं जब मैं समिट में अक्सर हिस्सा लेता हूं तो पूरे भूमंडल की बात होती है। जी जी तो जी। ऐसा लगता है कि मैं पूरी मानवता के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी कुछ सहभागिता दर्ज कर पाता हूँ। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आप विश्व स्तर की सोचते हैं। भारत के साथ साथ तमाम देशों की आप दुख दर्द को महसूस करते हैं और चर्चा करते हैं, उसके लिए बहुत आपको साधुवाद। हम आगे बढ़ते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका कैसा अनुभव रहा, कोई ऐसी याद हो जो आपको विशेष, आपको जिसने प्रफुल्लित किया हो या दुख का कारण बना हो, वो भी हमारे दर्शकों को आप करें। पत्रकारिता से मेरा जुड़ाव बचपन से रहा जी। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे उससे पहले से ही मेरे एक मित्र रहे नीरज गुप्ता, उन्होंने मिलकर के एक साप्ताहिक पत्र चलाया और उस समय चलाया कि तब बड़ा मुश्किल था
पत्रकारिता करना। संसाधनों का जबरदस्त अभाव और जो तकनीक आज है वो तब नहीं थी जी। तो इस वो ग्रामीण अंचल में पत्रकारिता करना एक बड़ी टेढ़ी खीर थी। ये कहूँ कि हमने जमीनी स्तर से पत्रकारिता को शुरू किया। वाह। और तब स्थिति ये थी कि एक छोटा सा स्कूटर होता था, मेरे साथी के साथ, और हम उसमें धक्का मार दौड़ते थे तो वहाँ से पत्रकारिता का सफ़र शुरू हुआ। फिर राष्ट्रीय दैनिक पत्रों तक मैं पहुँचा, राष्ट्रीय चैनलों में भी मैंने काम किया। लेकिन एक कड़वा अनुभव ये रहा कि जब मैं एक मेरठ से प्रकाशित राष्ट्रीय दैनिक में काम करता था तो अपने क्षेत्र में काम करता रहा रिपोर्टिंग के लिए जी। तो उसमें एक न्यूज़ ऐसी आई कि अक्सर न्यूज़ आती थी क्षेत्र से, मैं रोक नहीं पाता था, तो पब्लिश होती थी। तो कुछ लोग एक दिन इकट्ठा होकर पिताजी के पास गए कि भाई आपके बेटे ने तो ये कर दिया और वो कर दिया, मतलब पिताजी के पास रोज उल्हाने जाने लगे जी। लेकिन वो सच्चाई से मैं विमुख हो नहीं सकता था जी। और उल्हाने जाने वो स्वाभाविक थे क्योंकि क्षेत्र में पत्रकारिता थी। तो पिताजी ने बुलाकर कहा भाई इस काम को छोड़ दो, ये तो रोज का काम हो गया। तब मैंने मन बनाया कि लोग सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल सही कहा। तो अब कुछ ऊपर उठ के काम किया जाए। तब मैंने इरादा किया कि अब चलते हैं, थोड़ा और उड़ान भरते। क्या बात है, क्या बात। आपके जीवन के सफ़र में कुछ ना कुछ हलचलें होती रही हैं। बिल्कुल। और उनसे पार करके आप आगे बढ़ते रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हम आगे बढ़ते हैं छोकर साहब, जैसा कि साहित्य के अभी आपने चर्चा की, हम साहित्य के बारे में जानना चाहेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में आपका प्रमुख योगदान क्या रहा, और साहित्य की कोई अपनी रचना भी हमारे दर्शकों को सुनाएं जिसकी 4 लाइनें आप हमें सुनाएं। हाँ बिल्कुल। साहित्य में मैं उपन्यास, कहानियाँ, कविता, नाटक भी मैंने लिखा है, कई विधाओं में गीत भी मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए लिखे, कई विधाओं में मैंने साहित्य को जिया है जी। तो अभी बहुत ही जल्दी मेरा एक काव्य संकलन विमोचन हो रहा है, सत्य से परे। अरे वाह, बधाई। और बहुत बहुत शुक्रिया। और उससे पहले भी एक आध्यात्मिक ग्रंथ भगवान श्री देवनारायण प्रकाशित हो चुका है। वाह। बहुत सारे दैनिक अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में अपने लिए एक रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरे जीवन में साहित्य को लेकर मोड़ तब आया कि मैं हाई स्कूल में पढ़ता था जी। तब मैंने एक रचना लिखी, माँ जी। वो मेरी सबसे पहली रचना थी। उससे पहले लिखता रहता था जी जी, लिखा डायरी में रख दी, लेकिन एक रचना माँ लिखी तो एक मेरे मित्र ने वो रचना देखी कि भाई ये बहुत अच्छी लिखी है। हाँ लिखी तो है, किसी आप प्रकाशित कराओ। मेरा कोई ऐसा संबंध नहीं है कि आप मुझे दो। उन्होंने उस रचना को हरियाणा साहित्य अकादमी को प्रेषित कर दिया जी। और वो रचना पब्लिश हो गया। वाह वाह वाह। मेरी पहली रचना हरियाणा साहित्य अकादमी से माँ शीर्षक से प्रकाशित हुई 1993 में। वाह। नवंबर दिसंबर का वो एडिशन था और वो प्रकाशित होने दो मेरा हौसला 7वें आसमान पर था। वाह। और बड़ी खुशी हुई उस रचना के प्रकाशन से। और आप आश्चर्य नहीं मानोगे कि वो पत्रिका मैं हरदम अपने साथ रखता था। वो जब पहली रचना प्रकाशित होती है उसकी खुशी अलग ही होती है, उसका अनुभव बहुत अच्छा होता तो है। वो मेरे जीवन में एक साहित्य के क्षेत्र में एक अनोखा मोड़ था। वाह वाह वाह, बहुत बधाइयाँ आपको कि आपकी पहली रचना ही इस हरियाणा साहित्य अकादमी में प्रकाशित हुई है। विशेष बात है और भाग्यशाली हैं आप, लोगों की उम्र निकल जाती है अकादमी तक पहुंचने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं कि हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसा कि हम चर्चा कृषि से जुड़ी हुई कर रहे हैं, मातृभूमि की मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो कृषि के क्षेत्र में भी आपका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है? पिताजी की मृत्यु के बाद जी, उससे पहले भी पिताजी ने जिम्मेदारियां हम भाइयों को सबको अलग अलग सौंपी जी कि भाई आप अपनी खेती संभालो, खेती करो जी। तो मेरे सामने कई चुनौतियां थी जी कि मुझे बाहर भी दौड़ना, पत्रकारिता भी करनी, साहित्य का काम भी करना और सामाजिक क्षेत्र में भी मेरा जुड़ाव रहा है। तो अब इतना आसान काम नहीं था, परिवार भी रहता ही है, उसकी भी देखभाल की बात होती है। तो एक मैंने सोचा एक चक्रीय खेती, जो एक परंपरागत खेती रहती आई है जी, कि इससे कुछ परिवर्तन किया जाए। तो कुछ इस तरह के प्रयोग तो हुए हैं जी, और कोशिश की है, उस परिणाम भी सुखद रहते हैं। क्या बात है। तो ये परिणाम जो आपने जो एक प्रयोग किया, जो नया एक प्रयोग किया, वो किस तरह से था?
हमें, हमारा क्षेत्र बागवानी का क्षेत्र है जी। तो उसमें हमने जो हमारी धान, गन्ना या दूसरी फसलें होती थी, पहले तो बहुत सारी फसलें हो जाती थी, लेकिन अब व्यवस्थाएं कृषि क्षेत्र में भी बदली हैं। तो हमने कहा बागवानी के क्षेत्र में नई नई प्रजातियों के साथ कुछ नए वृक्ष रोपे जाएं, नए उत्पादन बढ़ाए, तो उस तरफ सफलता का क्या बात है, उसमें सफलता प्राप्त हुई है। कभी छोकर साहब ऐसा भी हुआ है कि आपने जो है आलू के बीज या आलू को काट के बोते हैं जैसे, या मूली को बोते हैं जी, इस तरह से आपने कोई एक पौधा आपने बोई, चाहे वो शलगम है या शकरकंदी है या आलू है या अन्य, ये उदाहरण है, आपने बोया आलू और उसमें निकला कुछ और, कभी ऐसा भी अनुभव हुआ जीवन में? नहीं, ये चीज़ें सब घरों के आसपास ग्रामीण अंचल में तो आज भी हैं। अच्छा, हम बोते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आलू या दूसरी फसलें हैं, गेहूं के साथ बथुआ उग ही आता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हम आगे चलते हैं छोकर साहब की। गूगल, लंदन स्कूल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस आदि से आप सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। ये सम्मान जब आपको प्राप्त हुए तो आपको कैसा फील हुआ और इन सम्मानों तक आप कैसे पहुंचे? निश्चित रूप से ये चौड़ा तो होता है सीना जी। जब ऐसी संस्थाएं, गूगल जैसी संस्थाएं हमें सम्मानित करती हैं, और एक बार नहीं कई बार सम्मान मिला। कई बार उनकी क्विज मैंने अटेंड की, क्या बात, उनसे मुझे सर्टिफिकेट मिले, उनसे मुझे सम्मान मिला। तो कई यूनिवर्सिटीज बाहर की हैं, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। तो कहीं तो मेरी उपलब्धियों के कारण मुझे मिला, और कई बार मैंने क्विज वगैरह अटेंड की, उनके प्रोग्राम्स अटेंड किए, तो वो सम्मान मिला। वाह 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 वाह। अक्सर ऐसे इस तरह की कई संस्थाएं हैं विदेश की। अब ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था की मैं बात करता हूँ जो वाटर के लिए, यानी कि जल संरक्षण के लिए काम करती है। वाह वाह वाह। मिसेज मीना गुली एक है, थ्रस्ट नाम की एक संस्था चलाती है जी। मैं एक साल में उसके कई प्रोग्राम वर्चुअल रूप से अटेंड करता हूँ, तो अक्सर मुझे बड़ा ही सम्मान भेजती रहती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं छोकर साहब, आपके तो सम्मान इतने हैं, आप इतनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं कि आपके लिए तो प्रश्न ही हमारे कम पड़ रहे हैं। हम शाम तक भी बात करें तब भी बातचीत पूरी नहीं हो पाएगी, फिर भी हमारी एक इच्छा है कि हम आपसे कुछ और प्रश्न करें। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नासा द्वारा लगातार 26 बार उपग्रह लॉन्च इवेंट के दौरान आपने वर्चुअल गेस्ट के रूप में आप वहाँ उपस्थित रहे हैं, वो अनुभव आपको कैसा लगा? ये बड़ा विस्मयकारी है, बड़ा, ये कहता हूँ बड़ा शानदार एक अनुभव होता है जी। जब किसी भी इनसेट का या किसी भी उपग्रह को जब हम लॉन्च होते हुए देखते हैं जी जी जी, और उसकी पूरी प्रक्रिया को देखते हैं जी, वो भले वैश्विक स्तर का, नासा आज वैश्विक स्तर पे काम तो करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारा इसरो, हमारे देश का इसरो कोई उपग्रह, अभी देखो कितने उपग्रह लॉन्च हुए, कितनी खुशी हमें हुई, नई नई खोजें, नए नए अन्वेषणों का, और नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए प्रयोगों का वो सफल होते हैं जी, नई नई उपलब्धियां हमारे सामने होती है। बिल्कुल। तो तब बड़ा रोमांच होता है, और लगातार खूबी ये रही कि मैंने कोई गैप नहीं दिया किसी भी लॉन्च इवेंट में, लगातार किए। इसलिए मेरे 5 रिकॉर्ड, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड ये इस क्षेत्र में बने, नासा के साथ, नासा की उपलब्धियों के साथ। वाह। और एक विशेष सम्मान नासा की ओर से मुझे प्लेनेट डिफेंडर, यानी उपग्रह ग्रह रक्षक के रूप में भी प्रदान किया। बहुत अच्छी बात है। मैं दूसरी चीज़ें, दूसरे रिकॉर्ड के बारे में भी अगर बात करूं तो ये अभी तक मेरे कुल 13 रिकॉर्ड, 13 विश्व रिकॉर्ड अभी बने हैं। क्या बात। और एक विश्व रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की तरफ से मुझे विशेष तौर से मिला। उसके लिए मैंने कोई अप्लाई नहीं किया जी, लेकिन उन्होंने मेरी उपलब्धियों को ऑनलाइन देख करके जी, और मुझे वो सर्टिफिकेट भेजा, तो वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी कि किसी ने मेरी इन उपलब्धियों को इतने मन से काउंट करके और मुझे ये सम्मान दिया। जी जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत साधुवाद है। ये आपके कार्य हैं, ये आपकी उपलब्धियां हैं, ये आपके अनुभव हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि आप एक हिंदी फिल्म में गीतकार के रूप में भी आप जाने जाते हैं, उस विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे बॉलीवुड में कुछ कलाकार साथी गण हैं, तो उनके सहयोग से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में भी
टाइटल सॉन्ग देने का मौका मिला। वाह वाह, और अभी तक 6 फिल्मों में मैं टाइटल सॉन्ग दे, सेंसर बोर्ड से पास भी हैं। वाह 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 वाह। और इसमें ऑक्सीजन, लहरिया कट, हम्म, और आपका ख्वाहिश एक अधूरी कहानी, उसमें बहुत अच्छे सॉन्ग मेरे हैं। अंदर भी उसमें सॉन्ग है टाइटल सॉन्ग के अलावा भी जी। और आपका सुभाष बोस, दहेज, इस तरह की 6 फिल्में वाह अभी तक वाह हैं वाह, और बहुत आगे सारी प्रयास जारी है। कभी आपने अभिनय करने का नहीं सोचा? नहीं, इरादा तो किया। कोविड के दौरान जी। मेरे पास ऑफर भी आया कि एक फिल्म में एक इंस्पेक्टर का रोल आपने करना है। मेरे साथी ने मुझे कॉल की, लेकिन वो फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई दुर्भाग्य से। जी जी। तो भविष्य में ऐसा प्रयास होगा तो निसंदेह। बहुत अच्छी बात, बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे आपसे कि आप प्रेसिडेंट दिल्ली चैप्टर नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ये अमेरिका का एक संगठन है, वर्ल्ड पार्लियामेंट एसोसिएशन, यानी कि विश्व संविधान संघ जी। वो उसकी शाखाएं तो दुनिया के अधिकतर देशों में हैं। डॉक्टर गलेन टी मार्टिन उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और दिल्ली चैप्टर की जिम्मेदारी मेरे पास है। वाह वाह वाह। उस ऑर्गेनाइजेशन की खूबी ये है कि वो वैश्विक स्तर पर विश्व संविधान की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है वैश्विक स्तर पर, और वैश्विक नागरिकता की बात करता है। वाह। तो मैं इसी वजह से जुड़ना कि उसकी वैश्विक सोच संगठन की देखते मैं उससे जुड़ा हूँ। और वो काम भी करते हैं, अधिकतर देशों में काम है। और आपका जैसे वैश्विक शांतिकरण की आज ऐसे युद्ध दुनिया में हो रहे हैं, हम देखते हैं कि वो वैश्विक शांति की बात करता है। तो उससे जुड़ाव मुझे लगा कि बहुत अच्छा जुड़ाव है जीवन में। दिल्ली चैप्टर की जिम्मेदारी आपको दी गई है जी। तो ये दिल्ली चैप्टर में आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर क्या क्या वर्क करते हैं? अभी तक हमने कुछ समिट किए हैं जी, कुछ इस तरह की कॉन्फ्रेंस की हैं ताकि हम लोगों को प्रभावित कर सकें। जी जी। तो सर्वोपरि तो अपना संविधान है जी जी। सर्वोपरि अपने भारतीय संविधान है। हाँ। लेकिन उस वैश्विक संविधान, विश्व संविधान का हम क्यों साथ चलते हैं? उसके लिए कि वैश्विक स्तर पर हमें कुछ काम करने जुड़ाव रहता है तो हम काम करवा सकते हैं। तो वहाँ हम अपने वैश्विक स्तर पर एक सहायता से अपनी बात रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात। हमने अपने देश के लिए भी यूएनओ में एक ऐसा प्रपोजल भेजा था अपने उस संगठन के जरिए कि हम उसके अस्थायी सदस्य हों। क्या बात। और शानदार एक कार्यक्रम उसका दिल्ली में गाजियाबाद में आयोजित हुआ। वाह 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 वाह। आपने डॉक्टर राकेश छोकर साहब, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी दी और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। और वो इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, आपके लिए बधाइयाँ भी दे रहे हैं। आपने अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।